जोहार साथियों, झार स्टडी डेस्क में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। यह वीडियो बेसिकली जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस टॉपिक से भी एमसीक्यू बेस्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान कौन होता है, ग्राम प्रधान के कार्य क्या क्या होते हैं, या ऐसे भी सवाल दिए जाते हैं कि पढ़ा राजा जो होता है उसके सहायक कौन कौन होते हैं, गांव का धार्मिक प्रधान कौन कौन होता है। ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था को। मुंडा शासन व्यवस्था, यह शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा जनजाति से। तो इस शासन व्यवस्था को समझने से पहले हम लोग कुछ शब्दावली को देख लेते हैं जहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है मुंडा। मुंडा का सामान्य अर्थ, मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। और मुंडा का विशेष अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख। मुंडा का समान अर्थ विशिष्ट व्यक्ति, विशेष अर्थ राजनीतिक प्रमुख। अगला शब्द है हातू। हातू का मतलब होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर अगला शब्द है खूंट। खूंट का अर्थ होता है परिवार, खूंट का अर्थ परिवार। तो ये सारे कुछ शब्द हैं जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि मुंडा का समान अर्थ क्या होता है, विशेष अर्थ क्या होता है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था के जितने भी फैक्ट्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उन सब को देखने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि शासन व्यवस्था काम कैसे करता है। तो साथियों, मुंडा शासन व्यवस्था बेसिकली दो स्तर पे कार्य करता है। एक होता है ग्राम पंचायत और दूसरा होता है अंतर ग्रामीण पंचायत। अंतर ग्रामीण पंचायत उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक गांवों को मिलकर बना होता है, उसे हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत कहते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में भी ऐसे ही काम होता था, ग्राम स्तर पे और अंतर ग्रामीण पंचायत। जिन विवादों का निपटारा गांव के लेवल पे नहीं हो पाता था वो विवाद ट्रांसफर किए जाते थे अंतर ग्रामीण पंचायत में और फिर वहाँ पे फैसला होता था। या फिर अगर दो या दो से अधिक गांव के बीच का मामला हो, दो गांव आपस में लड़ गए हो, तो वो विवाद का निपटारा कहाँ होगा? गांव के लेवल पे तो होगा नहीं। तो उसका वो विवादों का जो निपटारा होता है वो अंतर ग्रामीण पंचायत में होता है। अब अगर हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इनके फैक्ट्स को आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात अगर करें कि ग्राम या गांव के स्तर पे क्या होता है, तो गांव के स्तर पे अगर हम देखें तो गांव का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? मुंडा। गांव का प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है। अब मुंडा का काम क्या क्या होता है? गांवों के विवादों का निपटारा करना। तो सभी विवाद जितने भी हैं, जैसे लगान वसूलना हो या शासन व्यवस्था कैसे चलेगा वो सब कार्य हो, विवादों का निपटारा हो, झगड़े का निपटारा हो, ये सब कार्य मुंडा करता है। उसके बाद एक और है हाथू मुंडा, ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो गांव लेवल पे आप लोगों को दो चीज याद रखना है, मुंडा और हाथू मुंडा। मुंडा गांव का प्रधान, हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान। मुंडा गांव का प्रधान और हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान। फिर आगे हम लोग देखते हैं पढ़ा या पढ़ा, पढ़ा या पढ़ा। तो ये क्या होता है? ये अंतर ग्रामीण पंचायत होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है, पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत वही दो या दो से अधिक गांव इसमें शामिल होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि मुंडा शासन व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संख्या किसे दी जाती है? तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संख्या मुंडा शासन व्यवस्था में किसे दी जाती है? पढ़ा या पढ़ा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब देखते हैं परहा या पढ़ा का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं परहा का प्रधान। परहा का प्रधान जो होता है वो मानकी होता है। परहा का प्रधान जो होता है मानकी होता है। और एक और होता है परहा राजा। परहा राजा जो सर्वोच्च अधिकारी होता है। मतलब अंतर्ग्रामीण पंचायत जो होता है वो सब सर्वोच्च अधिकारी या सब कुछ करता धरता जो होता है वो परहा राजा होता है। यही अंतिम फैसला सुनाता है। तो परहा राजा अकेले कार्य तो करेगा नहीं, उसके कुछ सहयोगी भी होते हैं। तो परहा राजा के सहयोगी कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर सहयोगी की बात करें तो होता है ठाकुर। ठाकुर क्या होता है, परहा राजा का सहायक होता है। परहा राजा का सहायक, ठीक है। उसके बाद हम है दीवान। दीवान जो होता है परहा राजा का मंत्री होता है। परहा राजा का मंत्री का कार्य करता है। फिर है लाल। लाल क्या है, परहा राजा का वकील। उसके बाद है पांडे। पांडे क्या है, जो दस्तावेज होते हैं उसका रख रखाव करने का काम पांडे करता है। और एक और है बरकंदाज। बरकंदाज जो है सिपाही का कार्य करता है। मतलब अगर परहा राजा किसी को बोले कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो तो वो बरकंदाज का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोगों ने देखा ग्राम लेवल पे और अंतर्ग्रामीण पंचायत लेवल पे। तो आपको याद रखना है ग्राम का प्रधान मुंडा, ग्राम पंचायत का प्रधान हाथू मुंडा। और परहा या पढ़ा जो अंतर्ग्रामीण पंचायत होता है उसका प्रधान मानकी और सर्वोच्च अधिकारी परहा राजा। और उसके सहायक हैं जैसे ठाकुर है, दीवान है, लाल, पांडे, बरकंदाज। और ये भी याद रखना है आप लोगों को कि पांडे का क्या काम होता था, लाल का क्या काम होता था। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो अंतर्ग्रामीण पंचायत होता है या परहा राजा का वकील कौन होता है, तो लाल। पूछ लिया जाएगा परहा राजा का मंत्री कौन होता है, तो दीवान। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आगे और कुछ तथ्य देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, धार्मिक प्रधान या पुजारी कह लीजिए, तो वो कौन होता है, पाहन। धार्मिक प्रधान गांव का पाहन होता है। और पाहन का एक सहायक भी होता है जिसको पुजार कहा जाता है। कहा जाता है पुजार। और एक और है महतो। महतो ये संदेशवाहक का काम करता है। गांव का संदेशवाहक कौन है, महतो। संदेशवाहक का मतलब लोगों को सूचनाएं पहुंचाना। जो भी मुंडा ने बोला कि अच्छा आज गांव में मेला लगना है, तो ये सब बातें जो भी है या बैठक होनी है, तो लोगों तक ये सब आदेश जो है पहुंचाने का काम महतो करता है, यानी गांव का संदेशवाहक महतो। तो ये था साथियों आज का हमारा टॉपिक, मुंडा शासन व्यवस्था, जिसको हम लोगों ने देखा। इन टॉपिकों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर हम लोग MCQ एग्जाम की बात करें। जितना ज़्यादा टॉपिक को जटिल बनाएंगे आप, उतना ही याद रखने में मुश्किलें आती है, ठीक है। तो इजली पढ़ें और नोट्स भी ऐसे बनाएं कि रिवीजन करते टाइम आसानी हो, ना कि आप एकदम लंबा चौड़ा रामायण महाभारत जैसा नोट्स बना दिए फिर रिवीजन करने में भी टाइम लगे। नोट्स भी शॉर्टकट बनाएं, जैसे देख सकते हैं मैंने बनाया है ये। तो जो जो याद रखने की ज़रूरतें हैं वो सारी लिख रखी है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी नोट्स बनाना है। और तो ये था मेरा टॉपिक आज का। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक से। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।